Okay, so good evening and welcome to the first lecture of Heredity and Evolution. तो ये चैप्टर है जिसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमें कवर करना है, लेकिन जो स्पेसिफिकली कवर करना है वो हेरेडिटी पार्ट है। एवोल्यूशन जो है, जो कि इस साल जो है वो डिलीट कर दिया गया, पिछले साल भी डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। तो एज सच हम ये कह सकते हैं कि हाफ चैप्टर जो है वो आ रहा है, ठीक है। अब उसमें ये क्या है हेरेडिटी, इसको समझेंगे, फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, ठीक है। तो पहले एक सिलेबस का रिव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या है इसमें कोर्स में, ठीक है। तो देखो, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, ओके। तो जिसमें हमें हेरिडिटी के बारे में जानना है। उसके बाद मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था, मीन के लॉज जो थे बेसिकली हेरिटेंस के, को समझना है। फिर इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, दैट्स इट। इस हमें तीन टॉपिक्स एक्चुअली कवर करने हैं, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, नेक्स्ट Mendelian's laws of inheritance and sex determination, that's it। and टॉपिक जो एवोल्यूशन से रिलेटेड है वो सब कुछ क्या हो चुका है, डिलीट हो, ठीक है। तो इसी को सामने रखते हुए फिर प्रोग्रेस करते हैं, दैट इज ठीक है, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ओके, अब देखो, पिछले चैप्टर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हमने स्टडी किया कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। एक ए सेक्शुअल होता है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। कोई सा भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, में क्या आउटपुट है? आउटपुट है ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मींस एन ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है। और जैसे ही हम देखते हैं, अब देखो, जैसे अगर हम बात करें कैट की, तो कैट रिप्रोड्यूस करता है, कैट प्रोड्यूस होता है। डॉग रिप्रोड्यूस करता है, जो है डॉग प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन रिप्रोड्यूस करता है तो ह्यूमन प्रोड्यूस होता है। रोज प्लांट से रोज प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो एक जनरल ट्रुथ है, जनरल एक ट्रुथ है, वो क्या है? दैट इज लाइक begets like, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रोज प्लांट है तो उससे जो है वो गुआवा प्रोड्यूस हो रहा है, गुआवा प्लांट है तो उससे मैंगो प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं। लाइक बिगेट्स लाइक, ठीक है। जो है वो अपने जैसा ही क्या कर रहा है, वो बिगेट कर रहा है, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। दैट इज अ जनरल ट्रुथ। और अगर इस चीज को हम देखें तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी इसको एक एलिमेंट्री लेवल पे देखा, एक ब्रीफ लेवल पे देखा कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो चीज़ें हैं, जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो जब वो प्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो अपने जैसा ही क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है? उसका डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसका जीन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तभी वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर जा रहा है। तो यही चीज़ें जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की, दिमाग में बैठी कि हाँ ठीक है, कि जो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं बेसिकली, तो वो कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं। अगर एक शुगर है, अगर उसके अंदर जूस प्रोड्यूस हो रहा है, उस जूस में स्वीटनेस ज़्यादा है, तो उसके पीछे उसका जीन रिस्पॉन्सिबल है, शुगर केन का, ठीक है। तो हम जब उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो सेम काइंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो जो ऑर्गेनिज्म है जब वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसके कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन क्या कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट, साइंस। और इस साइंस को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेरिडिटी। तो हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम हेरिडिटी को डिफाइन करें, वो क्या है, दैट इज ट्रांसमिशन
of characters from parents to offsprings, from parents to offspring, that is from one generation to next generation. All hereditary. बात समझ में आ रही? कोई डाउट इसमें? यस अहमद। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेकेंड एस्पेक्ट पे कि ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर, जैसे आप ही होंगे, ठीक है, आप कहते हैं कि भैया भाई आपके जो फेस है आपकी मदर से मिल रहा है या फादर से मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर का ट्रांसफर है इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि अब जैसे मेरे ही फेस देख लीजिए, आपका फेस है, अहमद का फेस है, ठीक है, आदित्य जो है उनका फेस है, ठीक है, वैभव का फेस है। तो फेस तो सबका ह्यूमन का है, सबके पास नोज है, टू आईज है, ठीक है, 2 ईयर्स है, ठीक है, हेयर है, हेयर का टेक्सचर है, फेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आईब्रोज है, सबके पास सेम पार्ट्स हैं। लेकिन क्या सेम पार्ट्स होने के बावजूद क्या सब एक दूसरे की कॉपी हैं? नहीं। ठीक है, सब एक दूसरे की कॉपी नहीं है। मेरी भी नोज है, आपके पास भी नोज है, बट देर इज व्हाट सम चेंजेस, कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डिफरेंस है कैरेक्टर में, यानी आपके नोज में मेरी नोज में, आपके आईज में मेरे आईज में, आपके फेस स्ट्रक्चर में मेरे फेस स्ट्रक्चर में, ठीक है, आपकी कॉम्प्लेक्शन में मेरे कॉम्प्लेक्शन में, आपके हेयर में मेरे हेयर में, जो भी डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेरिएशन। व्हाट इज अ वेरिएशन? वेरिएशन इज द डिफरेंस, means the difference in the traits. Variation is what? The difference in the traits or characters shown by the individuals of a species. Okay, so difference in the traits of shown by the individuals of the species. Okay, is referred to as variation. Is referred to as variation. Okay, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, अब बात आ रही है कि चलो ठीक है, यहां पे जब हमने ऑब्जर्व किया तो एक चीज देखो यहां से समझ में आ रही है कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक हाइट कैरेक्टर है एक ह्यूमन का, जैसे ह्यूमन के पास हैंड है। ठीक है, तो हैंड क्या है? हैंड एक कैरेक्टर है। ठीक है, इसी हैंड की जगह दूसरे ऑर्गेनिज्म में विंग्स होते हैं, किसी में फ्लिपर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ह्यूमन में हैंड ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये हैंड का कैरेक्टर पेरेंट्स से, मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे से हमारे चिल्ड्रन में जाएगा, फिर उनके चिल्ड्रन में जाएगा। तो ये कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वहां पे क्या दिख रहा है? हमें वेरिएशन दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसफर है, ठीक है, कैरेक्टर का, कैरेक्टर किसकी वजह से है? उसके डीएनए की वजह से। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ट्रांसफरेंस हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है,
तो वहां पे ये जो चेंज है ये भी ट्रांसफर कर रहा है। बात समझ में आ रही है? भाई आप मेरा हाथ देखो, आप अपना हाथ देखोगे, दोनों हैंड है, दोनों के पास 5 फिंगर्स होंगे, पाम होगा, लेकिन देयर विल बी अ डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हैंड है कुछ डिफरेंस के साथ, तो ये डिफरेंस ट्रांसफर कर रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हेरिडिटी हो रही है, मतलब ट्रांस कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन है वो हो रहा है, तो उसमें जो वेरिएशन आ रहा है ये भी साथ साथ ट्रांसफर कर रहा है, ये हम कह सकते हैं, और जो कि हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा, ताकि आगे जब हम समझाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, विच इज नोन एज जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक स्टडी है, मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यानी वो बायोलॉजी की स्टडी जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। और ये जो टर्म था वो बेटसन ने कॉइन किया था, विलियम बेटसन ने। यानी टर्म कॉइन करने का मतलब क्या होता है? यूज करना, यानी जो पहली बार जिसने इस टर्म को इस्तेमाल किया या बोला किसी चीज, तो द टर्म जेनेटिक्स was coined by William Bateson in 1906. ओके, 1900। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब जैसे मैंने कहा कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो आपका जीन है वो ट्रांसफर करता है। क्यों? तो मान लो ये स्पर्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और ये क्या है? ओवम है। यहां पे भी 23 क्रोमोसोम है, यहां पे भी 23। अब जब ये फर्टिलाइज करेगा, फ्यूजन होगा, और क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम्स आ जाएंगे? दैट इज 46। तो अब ये जो जीन था फादर का, और ये जो जीन्स हैं यानी क्रोमोसोम में क्या है? जीन्स। ठीक है, तो अब इनका ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब वो जो जाइगोट है, अब ये जब डिवाइड करेगा ये क्या बनाएगा? दैट विल फॉर्म इंडिविजुअल अगेन, और फिर वो ये इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन के लिए पेरेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने देखा कि जब ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर का फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जब ये ट्रांसफर हो रहा है, तो साथ साथ वेरिएशन भी चल रहा है, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो वेरिएशन है, ये जो चेंजेस हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं, इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। अब जैसे मान लो कि हमारे पेरेंट्स से जो चेंजेस जीन्स में हुए वो हमारे तक आए, तो वो जो चेंज है वो हम में मौजूद है, फिर हम में जो चेंज होगा वो अगले जनरेशन में पहुंचेगा। ठीक है, फिर उसमें जो चेंज होगा वो अगले जनरेशन में पहुंचेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो चेंजेस हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, और जब वो इकट्ठा हो रहे हैं तो फिर वो, जब उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है, ठीक है, तो वो जो वेरिएशन है, वो जो चेंज है, फिर उसके बाद सूटेबल कंडीशन मिलने के बाद वो एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस करता है मतलब इस वेरिएशन की वजह से, इस चेंज की वजह से जो कैरेक्टर होता है वो अब उस जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, दिखता है। जैसे मान लो आई कलर है, ठीक है, ब्राउन आई कलर है, ब्लैक आई कलर है,
ग्रे कलर की है, ठीक है, ग्रीन कलर की है, ब्लू कलर की है। तो ये क्या है, ये एक ही आई, मतलब जो आई कलर कैरेक्टर है उसके डिफरेंट डिफरेंट ये वेरिएशंस है, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही जनरेशन में सारे कलर की आई बन के तैयार हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही हुआ कि धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहे हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब सुटेबल कंडीशन मिलने के बाद, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर वेरिएशन हर जनरेशन में एक्सप्रेस करें, नहीं, जरूरी नहीं है। तो अब वो जैसे जैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होता चला जा रहा है, ठीक है। अब जब वो पास हो रहा है, एक जनरेशन ऐसी आती है जिसमें उसका सूटेबल एटमॉस्फेयर मिलता है, सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है, जिसको वो डायरेक्ट करता है, फिर उस वेरिएशन का जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस करता है। मतलब जैसे कोई भी कैरेक्टर होता है उसके जीन की वजह से, तो ये जो वेरिएशन हो गया है उसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिला, ठीक है। सूटेबल एनवायरनमेंट जब मिला तो उसने इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट किया, ड्राइव किया, और वो कैरेक्टर एक सामने आया। तो पता चला कि ओहो, ये चेंजेस होते होते अब एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसकी ब्लू कलर की आई है। बात समझ में आ रही है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मेरी मेरी डॉटर है, ठीक है, आलिया, ओके। अब हमारे घर में सबके जो है वो क्या है, अब ब्राउन हेयर है, ब्लैक हेयर है, जनरेशन आप देख लीजिए, पिछली जनरेशन देख लीजिए, उसकी पिछली जनरेशन देख लीजिए, ब्राउन ब्लैक ब्राउन ब्लैक ब्राउन ब्लैक। लेकिन आलिया के हेयर कैसे हैं, ब्लॉन्ड। समझ में आ रही? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कैरेक्टर है ये किसी जीन की वजह से है, ठीक है। और वो जीन जो ट्रांसफर हुआ है उसमें जो वेरिएशन आया है वो जब एक्सप्रेस किया है तो एकदम डिफरेंट कलर हेयर है। ना वो फादर का कलर है हेयर का, ना मदर के कलर का है, ना उनके ग्रैंडफादर, ना ग्रैंड मदर, ना ग्रैंड मतलब मैटरनल ग्रैंड फादर, ना मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब किसी का नहीं है। बात समझ में आई? तो एक वेरिएशन नजर आया ना। ठीक है, बात समझ में आ रही, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? तो वो जो वेरिएशन आया है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके जीन हमारे या जो है हमारी वाइफ है उनके अंदर, जाहिर सी बात है था। अब वो जब ट्रांसफर हुआ है हमारी डॉटर में, अब वो एक्सप्रेस किया, ना वो मेरे वाइफ में एक्सप्रेस किया, ना मेरे अंदर एक्सप्रेस किया, ना मेरे पेरेंट्स में एक्सप्रेस किया, ना उनके पेरेंट्स में एक्सप्रेस किया, कहीं नहीं एक्सप्रेस किया। लेकिन वो जीन मौजूद है, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंजेस जो आ रहे हैं वो इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। वो मेरे बाद जो मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें वो एक्सप्रेस की है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो वेरिएशन होता है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होता रहा है। ये पॉइंट समझ में आया, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और यही एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इज व्हाट द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, मतलब वेरिएशन इकट्ठा होता जा रहा है, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 10 जनरेशन, 20 जनरेशन, जैसा भी इकट्ठा हो रहा है, एक सुटेबल एनवायरमेंट मिला, अब वो चेंज जो है वो एक्सप्रेस किया। ठीक है, अब जब वो एक्सप्रेस किया तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, अब ये वेरिएशन आता कैसे है, मतलब कॉजेज ऑफ वेरिएशन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि एक्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मींस ना के बराबर वेरिएशन, ठीक है, क्या है, ना के बराबर एकदम वेरिएशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वेरिएशन आ रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके क्या क्या रीजंस हैं बेसिकली। ठीक है, सबसे पहला रीजन है चांसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, क्योंकि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो वो इस चांस पे डिपेंड करेगा ये जो सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो चांसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ chromosomes during
गेमीट फॉर्मेशन। ठीक है, ये पहला रीजन। दूसरा रीजन क्रॉसिंग ओवर है। मियोसिस में एक यू कैन से फिनोमिनन होता है, एक इवेंट होता है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसमें जो दो क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि कितने पेयर्स होते हैं 23 पेयर्स, तो जैसे एक पेयर कंसिडर कर लो तो उसके क्रोमेटिड्स होंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं कि वो ज्वाइन कर जाते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब इनका एक पार्ट इसमें चला जाता है, एक पार्ट इसका इसमें आ जाता है, मतलब एक मिक्सिंग हो जाती है, उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इसी मिक्सिंग से वेरिएशन क्रिएट होता है। तो यहां पे वही सेकेंड रीजन है, क्रॉसिंग ओवर्स ड्यूरिंग मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, सेकेंड रीजन। ठीक है, नेक्स्ट वन, चांस ऑफ coming together of chromosomes during fertilization. During fertilization. ठीक है, एंड फोर्थ वन दैट इज म्यूटेशन, दैट इज अ सडन चेंज। जो जीन है उसमें जो सडन चेंज हो रहा है, मतलब जो नाइट्रोजनस बेस है उस लेवल पे हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन है, या एक पूरा जीन का फ्रेम है जो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, या उसमें जो है कुछ बेसिस, मल्टीपल बेसिस चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, पूरा पूरा एक फ्रेम डिलीट हो जा रहा है, तो बहुत सारे तरह के म्यूटेशंस होते हैं बेसिकली। तो म्यूटेशंस जो है वो क्या है, दैट इज ऑल्सो द रीजन, mutations, the reason for the variation. So these are four, you can say, reasons basically that causes what the variation. और ये वेरिएशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, और धीरे धीरे आके वो क्या करते हैं, दैट हेल्प्स इन व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट द कैरेक्टर्स। गॉट इट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यस अहमद, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था आई थिंक। यस अहमद, आस्क। रिपीट व्हाट? अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, ओके। तो ये कह रहा है कि चांसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि जब गेमीट फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। लेकिन जब इससे गेमीट बनता है, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म बने या ओवम बने, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 23 मतलब अब ये हो गया कि यहाँ से क्रोमोसोम्स अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तभी तो 23 जो है पहुंचेंगे वहां पे। ठीक है, तो अब ये सेपरेशन कैसे हो रहा है इस पर भी डिपेंड करेगा, इसका कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है इस पर डिपेंड करेगा। क्रॉसिंग ओवर जैसे मैंने बताया कि जब क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसके जो क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो अब ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब ज्वाइन कर जाते हैं। ठीक है, अब इसका ये जो पार्ट है ये इसमें आ जाता है, और इसका जो पार्ट है ये इसमें आ जाता है, मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, एक्सचेंज हो जाता है। तो अब इस एक्सचेंज की वजह से क्या होता है कि वेरिएशन आ गया। बात समझ में आ रही? क्योंकि चेंजेस लाने ना, चेंजेस किस पे आएगा, चेंजेस आएगा किस में, जीन में, उसके 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 कॉम्पोजिशन में। फिर वो चीज एक्सप्रेस करती है, कैरेक्टर बनता है उसका।
गॉट द पॉइंट? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट हेरिडिटी का, जो जो सिलेबस में है, जो एक पार्ट हमने कवर किया। अब आते हैं मेंडल्स कंट्रीब्यूशन पे, यानी जो मेंडल का पूरा है, उसके जो इनहेरिटेंस है, उसने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें कि ह्यूमंस की, ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि भाई ह्यूमन है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेगा तो मनी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब उसमें जो एक ह्यूमन में कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है, तो वो जो कैरेक्टर आ रहा है फादर से भी आ रहा है, मदर से भी आ रहा है। ठीक है, और वो कैरेक्टर क्या हो रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये चीजें तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गया कि जो है वो मेंडल ने उसी वक्त बताई थी। मतलब कि उसने ये इनहेरिटेंस किसको कहते हैं कि ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है वो हेरिडिटी है, और उसका ट्रांसफर होना इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल ने पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लिया। ठीक है, उसका फुल नेम था, दैट इज ग्रीगर जोहन मेंडल, और इसको हम कहते हैं मेंडेलियन। इसकी इसकी जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स है, मतलब यहाँ पे जो उसने स्टडी किया, उस स्टडी से लॉ बना। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जब लॉ को पढ़ते हैं वो समझते हैं कि लॉ था, उसको फिर एक्सपेरिमेंट नहीं, पहले एक्सपेरिमेंट किया है, फिर वो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे उससे क्या बनाया है उसने, उसने जो है वो लॉ तैयार किया, प्रिंसिपल। इसीलिए मेंडेलियंस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, मेंडेलियंस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो उसने जो प्रिंसिपल्स दिए बेसिकली, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स के अलावा जब और फर्दर स्टडी हुई तो कुछ और भी चीजें नजर आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेंडल ने लॉज दिए थे वो गलत थे, नहीं। ठीक है, इसीलिए फिर उसकी जब लाइफ खत्म हुई, ठीक है, उसके बाद उसको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, यानी उसके अपनी लाइफ में नहीं नोबेल प्राइज मिला, उसके उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसके वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स का वर्क सिर्फ मेंडल ने किया, उससे पहले भी हो रहा था, लोग स्टडी कर रहे थे कि भाई क्या चीज है, भाई ऐसा क्या है जो ये कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पहुंच रहा है, इसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, क्या साइंस है इसके पहले। ठीक है, लेकिन मेंडल ने एक अलग साइंस अप्लाई की थी। मतलब सोचिए कि बायोलॉजी में उसने मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की। इसीलिए कुछ लोगों को उस वक्त समझ नहीं आई, उन्होंने डायरेक्ट जो है वो निकले किया, वो कह रहे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसे कैसे पढ़ा, मतलब हो जाएगा, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं, ऐसे कैसे बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, बाद में जब प्रैक्टिकली वो चीज दिखी, ठीक है, तब जाके इसको एक्सेप्ट किया गया। तो ग्रिगोर जॉन मेंडल जो था, मतलब ही वाज बोर्न इन, इनसे बहुत ही गरीब फैमिली को कहते हैं, इन अ पीजेंट फैमिली, और गरीबी की वजह से ही वो मॉन्क बन गया। ही बिकेम मॉन्क बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी। वो मॉन्क बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जिसको कह सकते हैं कि फिर वो यूनिवर्सिटी में गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। मतलब बहुत सारी डिटेल मैं नहीं बता रहा हूँ, बट जो मेन मेन चीज़ें हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में वो गया, पढ़ाई उसने हासिल की। ठीक है, उसने वहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गया 1851 में, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, अब 1851 में। वहाँ उसने क्या स्टडी किया, एक तो नेचुरल हिस्ट्री को स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या स्टडी किया, मैथमेटिक्स। अब देखो मल्टीपल सब्जेक्ट कमांड्स, आज लोग कहते हैं ना, ताज्जुब करते हैं, अरे कैसे कैसे पढ़ा लेते, मैथ्स कैसे पढ़ा लेते, साइंस। तो इसमें मैं कहता हूँ ताज्जुब की कौन सी बात है, ये तो हमेशा की हिस्ट्री रही है। ठीक है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स कमांड इज नॉट अ न्यू थिंग।
हाँ, यू कैन बी मास्टर ऑफ वन। आप जैसे अब मैं स्कूल लेवल पे पढ़ाता हूँ तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ स्कूल्स में, क्योंकि स्कूल्स में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कॉपी चेक करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। आई हैव माई ओन टाइम, आई हैव माई ओन, यू कैन से, सिलेबस। ठीक है, जिसको मुझे पढ़ाना है, जिसको मुझे कवर करना है। तो मल्टीपल सब्जेक्ट जो है, मैं कमांड, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आज के पता नहीं क्यों लोग जो है वो करते हैं, अरे ताजुब हो रहे, तो मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा ले रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा ले रहे हैं। भाई मैं केमिस्ट्री किसी वहाँ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, बेसिक केमिस्ट्री है, ये तो सबको आनी चाहिए। अगर कोई साइंस फील्ड से है तो अप टू 10th मैथ्स एंड साइंस तो ज़रूर आना चाहिए। इवन जब हम लोग बीएड करते हैं तो वहाँ पे भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। तो चला आपने बायोलॉजी में बीएड किया तो उसके साथ आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, मतलब आप केमिस्ट्री ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट। तो वो क्यों दे रहे हैं ये दूसरा सब्जेक्ट? वो तो ये कहना चाहिए ना कि आप भाई साइंस में बस करो, बायोलॉजी में करो, क्यों आप ले रहे हो दूसरा सब्जेक्ट बीएड करने के लिए? बात समझ में आ रही है? तो मल्टीपल सब्जेक्ट कमांड हमेशा से रहा है। ऐसी पर्सनैलिटीज हुई हैं जिनको एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स पे कमांड रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे और यही मल्टीपल सब्जेक्ट का कमांड था कि मेंडल ने जो जेनेटिक्स जिस वे में प्रेजेंट किया, जिसमें उस वक्त के लोगों को वो चीज शुरू में समझ ही नहीं आई, बाद में लोगों ने रियलाइज किया कि उसने क्या स्टडी दे दी। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो उसने क्या किया, उसने जो है वो नेचुरल हिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद उसका इंटरेस्ट जागा। ठीक है, इंटरेस्ट किस में जागा? प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में उसका इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हुआ। फिर वो पढ़ के यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से मोनेस्ट्री वापस आया अपनी, जहाँ पे वो मॉन्क था। ठीक है, 1853 में, मतलब तकरीबन कितना हो गया, 2 साल बाद। ठीक है, ही रिटर्न टू मोनेस्ट्री इन 1850। 2 साल बाद आया। अब जो पढ़ा उसने उसको अप्लाई किया। ठीक है, मतलब वो वहाँ पे रहा, वहाँ पे एज अ स्कूल टीचर वो बना। ठीक है, और उस जो पढ़ा था उसको वो अप्लाई किया उसने। ठीक है, उसके बाद मतलब तकरीबन 1856 टू 1865, कितने साल हो गए? तो 4 5 तकरीबन 9 10 साल। ठीक है, 9 साल। ठीक है, अब इस पीरियड में जब वो पढ़ के वहां से आया, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन में उसका इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, फिर मोनेस्ट्री में एज ए स्कूल टीचर हुआ, तो फिर वहां पे उसको मौका मिला। क्या मौका मिला? उसने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में जो है उसका इंटरेस्ट था। तो उसने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि जो उसकी मोनेस्ट्री थी, उसका जो गार्डन था, वहां पे ही उसने स्टडी किया इस चीज को। ठीक है, और किस पे स्टडी किया? पी प्लांट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गार्डन में पी प्लांट था। ठीक है, पी प्लांट को चूज करना, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम, के रीजंस थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब उसके जो मतलब ब्रीडिंग एक तरह से सेंटर कह सकते हैं या जो गार्डन कह सकते हैं, वहां बीज भी उसने पाल रखी थी। ठीक है, और जब उसने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए तो 1866 में उसकी जो रिसर्च थी, उसकी जो फाइंडिंग थी, उसका जो आउटपुट था, बेसिकली उसने पब्लिश किया, चीज को पब्लिश किया। ठीक है, इसमें पब्लिश किया, मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि एक जर्नल आते हैं, रिसर्च जर्नल जैसे आज भी होते हैं। ठीक है, तो रिसर्च जर्नल में, और उसको कहते हैं एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन। ठीक है, एनुअल प्रोसीडिंग्स। तो उसकी जो फाइंडिंग्स थी, उसने जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, वो पब्लिश हुए इसमें। ठीक है, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रुन, 1866 में।
ठीक है, his findings were published. Findings were published. ठीक है, लेकिन पब्लिश तो हो गए, लेकिन इट वाज, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये मतलब पब्लिश तो हो गया उसका काम, लेकिन इट वाज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अननोटिस, लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब वो चले भी गए दुनिया से। लेकिन फिर उसके बाद 1900 में कितने साल हो गए, 1866 से लेके 1900 तक कितने साल हो गए, हाउ मेनी इयर्स? इसलिए कहते हैं मेहनत जाया नहीं जाती, वेस्ट नहीं होती। आप मेहनत करो, डायरेक्टिव हो, मतलब वो मतलब ये भी नहीं अनडायरेक्टिव, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब एक पर्पस होना चाहिए, विथ अ पर्पस, नॉट कि हाँ चलो मेहनत करना तो बैठ के ईंटें ही तोड़ रहे हैं, वो नहीं है। शुड बी हार्ड वर्क विथ अ पर्पस। ठीक है, यस 34 ईयर्स, 34 साल बाद तीन साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डेवराइज, मतलब फेमस फेमस साइंटिस्ट जिसको कहते हैं, कार्ल कॉरेंस, ठीक है, ह्यूगो डेवराइज ये नीदरलैंड के थे, ठीक है, कार्ल कॉरेंस जर्मनी के थे, एंड एरिक वॉन शेरमार्क ऑस्ट्रिया के थे। एरिक वॉन शेरमार्क, इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, इंडिपेंडेंटली वर्क किया। और जब ये देखा उन्होंने कहा अरे ये जो हमने डिस्कवर किया है ये तो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, किसने किया, मेंडल ने किया। तब जाके मेंडल का वर्क 1901 में जाके रिकॉग्नाइज हुआ। समझ में आए? और फिर जाके उसको नोबेल प्राइज मिला, मतलब तो मिला लेकिन वो नहीं था दुनिया में। और देन ही was called first time as father of genetics। बात समझ में आई? तो ये एक ब्रीफ में स्टोरी है मेंडल की। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें से? अब बात करते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों यूज किया। इसके कई सारे रीजंस थे, लेकिन दो दो मेन रीजंस थे। वो ये थे कि इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, मतलब ऐसे आप स्पीशीज को प्रोड्यूस कर, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस को स्टडी करना है ना, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो उस कैरेक्टर को स्टडी करना है, उसके इनहेरिटेंस को, उसके पैटर्न को स्टडी करना। अब ऐसे ही आपने स्पीशीज चूज कर ली कोई भी एनिमल या प्लांट की, अब पता चला कि आज जो है रिप्रोडक्शन हो रहा है, अब 10 साल बाद जो है वो मतलब सही से एक रिजल्ट आ रहा है, एक जनरेशन आप स्टडी कर पा रहे हो, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट लाइफ साइकिल यानी कम टाइम में, एक सीजन में आपको मल्टीपल जनरेशंस मिल सकती, तो एक ये मेन रीजन था। ठीक है, और दूसरा जो मेन रीजन था, दैट इज इजी डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स, मतलब आसानी से आप कैरेक्टर्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। ये टॉल है, डॉफ है, वायलेट, दिस एंड दैट, मतलब जो आगे हम स्टडी करेंगे, तो जो कैरेक्टर्स है आप इजीली स्टडी कर सके। ठीक है, और थर्ड जो था, दैट वाज द फ्लावर साइज, क्योंकि यहां पे क्या था, मेंडल को तब अब जब एक्सपेरिमेंट कर रहा है तब उसके बाद लॉ बन रहा है, ये माइंड में रखना। एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके बाद जो है वो लॉ बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लॉ पहले से मौजूद था, नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे वो लॉ बना रहा है। ठीक है, तो फ्लावर साइज, क्यों फ्लावर साइज इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो उसने किया, जैसे मान लो कि एक पी प्लांट है,
और उसको एक दूसरे पी प्लांट से उसको हाइब्रिडाइज करना है जो सिलेक्टेड है। तो प्लांट में होता क्या है, रिप्रोडक्शन में हमने स्टडी किया हो क्या रहा है, जो एंथर्स होते हैं ये स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर करते हैं, पॉलिनेशन यही तो पहला स्टेप होता है। ठीक है, तो अब ये जो है ये नेचुरल नहीं होना है, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक पी प्लांट को दूसरे स्पेसिफिक पी प्लांट से ही करना है हाइब्रिडाइज। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि जो फ्लावर थे, ठीक है, उसमें से जो स्टेमन्स थे उसने उसको वहां से निकाल लिया फ्लावर से, और उसको मतलब उसमें मार्क कर दिया, मतलब उसको जहां रखा उसको मार्क कर दिया। ठीक है, तो उसने सबसे पहले जो मेन स्टेप है वो क्या है, इमैस्कुलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ एंथर्स, रिमूवल ऑफ स्टेमन्स, इमैस्कुलेशन किया। क्योंकि जो डिजायर्ड प्लांट है तो अब उसने क्या किया आर्टिफिशियल, उसके बाद जो प्लांट था उसके ऊपर उसने बैग डाल दिया, बैगिंग की। क्यों बैगिंग की, ताकि जो ये पूरे एनवायरनमेंट में जो पॉलन ग्रेन्स फैले हुए हैं, अगर वो इस पर्टिकुलर स्टिग्मा पे बैठ जाएंगे तो उसके तो फाइंडिंग्स फेल हो जाएंगे, तो वहां तो दूसरे कैरेक्टर्स जो प्लांट्स के वो भी आ जाएंगे फिर। जो डिजायर्ड कैरेक्टर है, मेन क्या है, डिजायर्ड कैरेक्टर जिसको स्टडी करना है वो तो हो ही नहीं पाएगा, या तो मिक्सिंग हो जाएगी। तो उसने क्या किया, इमैस्कुलेशन किया और जो फ्लावर्स थे उनके ऊपर बैग्स डाल दिए ऐसे। अब क्या होता था, मान लो इस पी प्लांट को इस पी प्लांट से ही हाइब्रिडाइज करना है, तो क्या करना होता था, वो क्या करता था, इसके एंथर लेता था और इस पी प्लांट के ऊपर आया, उसका बैग हटाया, ठीक है, और बैग हटाने के बाद उसके स्टिग्मा पे एंथर को ऐसे किया ताकि पॉलन ग्रेन उस पर चले जाए, और फिर बैग उसके ऊपर डाल देता था। तो अब जो पॉलिनेशन होगा तो वो जो आपने पॉलन डस्ट या पॉलन ग्रेन उसके ऊपर डाले हैं वही तो सिर्फ पॉलिनेट करेंगे। बात समझ में आ रही, वही जनरेट करेंगे ना। और जो आसपास जितने दूसरे प्लांट्स के पॉलेंस हैं वो इसके ऊपर आ ही नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसीलिए फ्लावर साइज बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो आपके मतलब बहुत बड़े भी नहीं ना बहुत छोटा फ्लावर, एक नॉर्मल साइज फ्लावर होता है, ठीक है। तो ये इमैस्कुलेशन और बैगिंग जो है वो इजीली हो जाएगी। गॉट इट। ओके, तो इस वजह से जो मेंडल ने है वो पी प्लांट को चूज किया, ठीक है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, और जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स किस फॉर्म में है, सीड्स के फॉर्म में है। ये सीड्स क्या होंगी, ये नेक्स्ट जनरेशन होगी। अब इन सीड्स को जब आप डालोगे तो फिर प्लांट निकलेंगे, फिर उसमें प्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, उसमें सीड्स बनेंगी, वो सीड्स क्या बन जाएंगे, सेकेंड जनरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टर्स दिखते चले गए और स्टडी बनती चली गई। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कल स्टडी करेंगे कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स किसको कहते हैं, कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड एसोसिएटेड, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, टेक्निक मैंने आज डिस्कस की कि कैसे करते हो, फिर उसके बाद टर्म्स में देखें मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस किसको कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और उसके बाद जब हम क्रॉसिंग करेंगे जो और टर्म्स आएंगे लाइक फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो, ओके, और भी जो मजीद टर्म्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज नहीं, और फिर कल हम मिलते हैं, और कल जो है हम इसके आगे वही स्टडी करेंगे, फिर क्रॉसेस को स्टडी करेंगे, वहीं से पता चलेगा कि हमें मेंडेलियन लॉ, और मेंडेलियन लॉ खत्म होते ही फिर सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद ये चैप्टर फिनिश हो। ठीक है, क्योंकि एवोल्यूशन का पार्ट हमें स्टडी नहीं करना है। तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।